लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वेल्थ सर्वे को लेकर जारी राजनीति के बीच एक नई बहस अब शुरू हो गई है। दरअसल ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स कानून की वकालत कर दी और धन के पुनर्वितरण के लिए नीति बनाने पर जोर दिया। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान सबसे पहले पार्टी के घोषणा पत्र में लिखे गए वेल्थ सर्वे की बात को जायज ठहराया। It doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. लेकिन वेल्थ सर्वे की बात का बचाव करते करते वो अमेरिका में लागू विरासत टैक्स का जिक्र करने लगे। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. यही नहीं, उन्होंने विरासत टैक्स वाली व्यवस्था को अच्छा बताते हुए उसकी वकालत भी की। Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने धन के पुनर्वितरण के लिए विरासत टैक्स पर चर्चा की बात भी कही, लेकिन उनके इस बयान ने सियासी घमासान छेड़ दिया और बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया। और चूंकि पीएम मोदी पहले से ही लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं, लिहाजा उन्होंने सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान को 24 के वोट युद्ध में बीजेपी का हथियार बना लिया। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रैली के दौरान सैम पित्रोदा के बयान को आधार बताते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज भी कसा। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी। वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया तो बीजेपी के दूसरे नेता भी विरासत टैक्स के जरिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर ही सवाल खड़े करने लगे। गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कह डाला कि कांग्रेस को अपने मैनिफेस्टो से वेल्थ सर्वे की बात को हटा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे मानना चाहिए कि वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नीति पर चल रही है, जिन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। I think the gin has come out of the bottle. Congress hidden agenda is out. And it clearly shows, even after your death, they will keep on वसूलिंग। कांग्रेस को पता चल गया कि सैम पित्रोदा के बयान से लोकसभा चुनाव में उसे नुकसान हो सकता है, लिहाजा पार्टी ने सफाई पेश करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने वेल्थ सर्वे को देश का एक्सरे कहते हुए जायज ठहराया और उन्होंने कहा कि इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए।
देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा के बयान से पलड़ा झाड़ने की कोशिश की। He's also president of the Indian Overseas Congress. It's not always that he reflects the views of the Indian National Congress, and on this particular issue also, he's not reflecting the official position of the Indian National Congress. जबकि शशि थरूर ने तो यहाँ तक कह दिया कि सैम पित्रोदा कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी में भी नहीं है। Sam Pitroda is a wonderful man, we all like him, but he's not in the manifesto committee, and this is not part of our agenda. It's nowhere, it's his personal opinion. अब सवाल यह है कि जिस इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है, वो है क्या, कैसे लगाया जाता है और किन देशों में ये इनहेरिटेंस टैक्स होता है। दरअसल अमेरिका में विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर टैक्स लगाया जाता है, जिसे इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर कहा जाता है। ये टैक्स संपत्ति पाने वाले व्यक्ति को देना होता है। हालांकि अमेरिका में विरासत टैक्स का चलन सामान्य नहीं है। साल 2023 तक अमेरिका के सिर्फ 6 राज्यों में ही विरासत टैक्स लगाया जाता था। यह टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि मरने वाला व्यक्ति किस राज्य में रहता था या उसकी संपत्ति किस राज्य में थी। साथ ही विरासत में मिली संपत्ति की कीमत कितनी है और इसके हकदार व्यक्ति का मरने वाले से क्या संबंध है। अमेरिका के अलावा दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां यह विरासत टैक्स लगाया जाता है। taxfederation.org रिसर्च के एक सर्वे में बताया गया कि दुनिया के 18 देशों में विरासत टैक्स वसूला जाता है। जापान में 55% विरासत टैक्स लगाया जाता है। साउथ कोरिया में भी 55% विरासत टैक्स लगाया जाता है। फ्रांस में 45% विरासत टैक्स लगाया जाता है। यानी कुल मिलाकर ये हम वो देश आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये विरासत टैक्स वसूला जाता है। ब्रिटेन में 40% विरासत टैक्स लगाया जाता है। अमेरिका में 40% विरासत टैक्स है। स्पेन में 34% है ये टैक्स। जर्मनी में लोगों को 30% विरासत टैक्स यानी इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ता है। डेनमार्क की अगर बात करें तो 15% विरासत टैक्स लग जाता है, जबकि इटली की सरकार लोगों से सिर्फ 4% विरासत टैक्स ही वसूलती है। तो अब इस पूरी खबर में बात पते की यह है कि भारत में विरासत टैक्स को लागू करना काफी मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश में टैक्स सिस्टम एज और इनकम के हिसाब से बटा हुआ है। जबकि अमेरिका के टैक्स सिस्टम की बात करें तो वहां अविवाहित और विवाहित लोगों के लिए अलग अलग टैक्स सिस्टम है। चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। उधर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सियासी पारा एक बार फिर बढ़ता नजर आया। बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को तुष्टीकरण का पुलिंदा कहा तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो 90% आबादी की अनदेखी कर रही है। यही नहीं, कांग्रेस के सामाजिक न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी ने आजादी में पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के किरदार का जिक्र करते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। आजादी की लड़ाई पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, इन सब ने लड़ी, मगर कोई मेंशन ही नहीं माइनॉरिटी भी। तो मेरा कहना है कि जब तक हम आपकी हिस्ट्री को रिवाइव नहीं करेंगे, जब तक आपकी एक बार फिर जड़ नहीं लगेगी, हिस्टोरिकल जड़ नहीं लगेगी, तब तक ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। राहुल गांधी तुष्टीकरण की कार्ड के तौर पर जाति जनगणना को मुद्दा बनाते दिखे, साथ ही खुद को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहे जाने पर भी आपत्ति जताई। मीडिया में मेरे बारे में कहते थे कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन सीरियस है। आपने देखा होगा मीडिया में 24 घंटा नॉन सीरियस। मनरेगा नॉन सीरियस, जमीन अधिकरण बिल नॉन सीरियस, न्यामगिरी नॉन सीरियस, भट्टा परसोल नॉन सीरियस, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली सीरियस। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो जातिगत जनगणना के बहाने
मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। यही नहीं, बीजेपी ने यह भी कहा कि शोषित समाज को मिल रहे आरक्षण पर भी कांग्रेस की गिद्ध दृष्टि है। कांग्रेस तुष्टीकरण के वोट बैंक का बहुत खतरनाक खेल खेल रही है और इसके लिए वो पिछड़े वर्ग के आरक्षण और मैं कहूँगा एससी वर्ग के आरक्षण पर भी वो उसकी गिद्ध दृष्टि है। और कर्नाटक में उन्होंने निश्चित रूप से ये प्रयास किया है कि सभी को कर दें और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। मैं तो कहूँगा अगर आप देखें तो इन्होंने जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया था उसने कहा था कि ओबीसी आरक्षण में अलग से 10% आरक्षण सिर्फ मुस्लिम को दे देना चाहिए। अगर आप याद करें तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में तो इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी का सारा आरक्षण समाप्त करके एक मुश्त 50% आरक्षण मुस्लिम्स को दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली के दौरान मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के सरगुजा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर अल्पसंख्यकों को देने की साजिश रच रही है। इतना ही नहीं, पीएम ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू भी कर दिया था, लेकिन बाद में बीजेपी की सरकार बनने पर इस फैसले को पलट दिया गया। लेकिन दोबारा सत्ता में आने पर कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कोटे में डाल दिया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। इतना ही नहीं, पीएम ने लोगों को चेताया भी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो कर्नाटक का मॉडल देश भर में लागू करेगी। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटक अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को सामाजिक न्याय की परवाह नहीं, बल्कि वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा है। उनका कहना है कि कांग्रेस दलितों और पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को कम कर उनका हक मुसलमानों को देना चाहती है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने अब पलटवार किया है। कांग्रेस की मंशा के अनुरूप देश के अंदर लागू करने के कुत्सित प्रयास हुए थे, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के अधिकार को जबरन कुछ वर्ग विशेष को देने के कुत्सित प्रयास इन्होंने उस समय प्रारंभ किए थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती होती है, पिछड़ों को उनका आरक्षण नहीं दिया जाता। पिछड़ा वर्ग आयोग इस बात को कहता है। तो पुलिस भर्ती होती है, आरक्षण नहीं मिलता। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण, उनका हक को मारा जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष पे बेबुनियाद आरोप लगा के जी न्यूज़।